पिछले कुछ दिनों से मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, अपने टेलीग्राम बॉट पर मैसेजेस देख रहा हूँ। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो प्रोसेस है, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने ये बताया था कि कैसे आप एक सक्सेसफुल टीम बना सकते हो। ना ही ज़्यादा रिस्की, ना ही ज़्यादा सेफ, लेकिन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट बैलेंस वाली एक विनिंग टीम आप बना सकते हो। वो प्रोसेस जब लोगों ने खुद के लिए ट्राई किया, खुद से टीम बनाई, क्योंकि उनको एक बेटर फैंटेसी प्लेयर बनना है भाई, उनको दूसरों की टीम कॉपी नहीं कर रही, उनको खुद से टीम बनानी है, दैट्स गुड। लेकिन वो जब टीम बना रहे हैं, भले ही उनके पास ढेर सारा नॉलेज है, भले ही वो प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं, भले ही वो अच्छे प्लेयर्स पिक कर रहे हैं, एक आध बार रिस्की प्लेयर पिक कर रहे हैं थोड़ी यूनिक टीम बनाने के चक्कर में, ये सब कुछ करके भी लॉस क्यों हो रहा है? हम टीम बना रहे हैं, हम अच्छे प्लेयर्स पिक कर रहे हैं, हर बार हम ही क्यों हार रहे हैं? देखो, ऐसा नहीं है, सबकी जीत होती है, सबकी हार भी होती है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। मेरा भी कोई ऐसा दिन होता है जहां पर भयंकर लॉस हो जाता है, और तो कभी कभी अल्ट्रा क्लीन स्वीप। वो तो चलो मेरा फर्स्ट गोल नहीं है प्रॉफिट बनाना, मेरा फर्स्ट गोल है एक परफेक्ट टीम बनाना। और उसके लिए जो मैं चीज़ें फॉलो करता हूँ, जो चीज़ें मेरे दिमाग में रहती है उस टीम को बनाते वक्त ना, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं तो चलो आपको एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा, ठीक है, कैसे प्रॉपर टीम बनाई जा सकती है T20 मैच के लिए। क्योंकि आप सिर्फ सेफ प्लेयर्स नहीं ऐड कर सकते, ना ही सिर्फ रिस्की प्लेयर्स ऐड कर सकते हो। और रिस्की प्लेयर से मेरा मतलब ये नहीं कि जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम है, जो दुनिया भर का ये ज्ञान बांट रहे हैं यूट्यूब, टेलीग्राम, हर जगह पर, कि 30% से कम सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को ऐड करो, जीएल में जीत जाओगे, मेगा कॉन्टेस्ट विनर बन जाओगे, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होता। 30% से कम अगर वो प्लेयर का पिक रेट है, तो उसका मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। या तो वो प्लेयर का फॉर्म अच्छा नहीं है, या तो वो प्लेयर उस पिच के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब वहां पर वो खेल नहीं पाएगा। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं उस प्लेयर के पिक रेट कम होने के। तो आप ही सोचो ना, इतने सारे रीजंस अगर एक प्लेयर के बारे में बताते हैं कि ये प्लेयर यहाँ पर अच्छा नहीं है पिक करना, तो आप उसको पिक करोगे क्या? फालतू का रिस्क लोगे क्या? नहीं ना। वही तो, बस यही लोग नहीं समझते। तो इसलिए मैं आपको समझाने वाला हूं, एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ सको कि कैसे एकदम प्रॉपर टीम बनाई जाती है। देखो, एक परफेक्ट फैंटेसी टीम में ना रिलायबल और सेफ प्लेयर्स तो होते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ रिस्की प्लेयर्स भी ऐड होते हैं। और रिस्की प्लेयर्स का मतलब हमेशा ये नहीं रहता कि कम सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को ऐड करके ही आपकी टीम बन सकती है। रिस्की प्लेयर्स वो भी हो सकते हैं जो आपको लगता है नहीं चल सकते, ठीक है, बट सिचुएशन आ सकती है ऐसी कि वो प्लेयर्स चल जाएंगे। किसी एक टीम का एग्जांपल ले लो भाई, इंग्लैंड की कोई एक टीम उठा लो जो खेल रही है अपने इंडिया में, या फिर कोई ऐसे स्पिनर फ्रेंडली पिच पे। अब इंग्लैंड के प्लेयर्स को स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलना नहीं आता, तो ऐसे में आप क्या सोचते हो कि हाँ, इनके जो बैटर्स है इनको ड्रॉप कर देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि स्पिनर्स के आगे टिक नहीं पाते। बट आप में से किसी एक ने इतना ज्यादा दिमाग लगा दिया ये सोच के कि नहीं भाई, शुरुआती 6 ओवर्स में ना ये जो ओपनिंग बैट्समैन है इंग्लैंड का, ये स्कोर बना सकता है। और नए फैंटेसी पॉइंट सिस्टम के हिसाब से अगर इसने छक्के चौके अच्छे खासे लगा लिए, जो कि जिस बाउंड्री पर वो खेल रहे हैं उसकी बाउंड्रीज भी छोटी हैं, तो बड़े शॉट्स भी निकल सकते हैं। तो अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हो ना, उसको कहते हैं एक रिस्की पिक, उसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। यही चीज कैसे करनी है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो वीडियो पूरा देखना। अब आपके लिए मैं एक लाइव एग्जांपल रखता हूं, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। ये एक मैच होने वाली T20 मैच रहेगी, और इसकी एक टीम बनानी हो तो कैसे बना सकते हैं। और मैं ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, मैं आपको इसकी टीम नहीं दे रहा हूं, एक्चुअल टीम नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्लेयर के ऑप्शंस बताऊंगा। पिच के हिसाब से कौन सा प्लेयर चल सकता है, कौन से पोजीशन का प्लेयर आपके ज्यादा काम आ सकता है, कौन पहले बैटिंग कर रहा है, कौन पहले बॉलिंग कर रहा है। अगर हम ये अज्यूम कर ले, मान के चलो साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही, तो किस टाइप के बैटर्स हम ऐड कर सकते हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि साउथ अफ्रीका थोड़ा डोमिनेट करेगी, वो अच्छा करेगी, तो वैसी सिचुएशन में आपको कैसे प्लेयर्स ऐड करने। तो सिर्फ एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल्स आपके काम आएंगे जब अगली बार कोई आप टीम बना रहे रहोगी, किसी भी लीग वाली, किसी भी सीरीज वाली। क्योंकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों ही इक्वल टीम्स है, इन दोनों में से कोई ज्यादा स्ट्रांग या ज्यादा वीक नहीं है, दोनों इक्वल लेवल पर है। और लीग की जो मैचेस रहती है, सीरीज की जो मैचेस रहती है, उन सभी में जो टीम्स होती हैं वो सारी इक्वल ही रहती हैं। तो ऐसी कोई T20 सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसके लिए एक टीम बना रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि पिच के हिसाब से, टीम के हिसाब से, प्लेयर के हिसाब से, टॉस के हिसाब से आपको किस टाइप के प्लेयर्स ऐड करने हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर अपना ड्रीम 11 ऐप ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। टीम बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहले हम पिच को एनालाइज करेंगे, पिच के हिसाब से हमें किस टाइप के प्लेयर्स पर पहले ध्यान देना है, ताकि हमारा टीम बनाने का प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाए। अब यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है ड्रीम 11 की तरफ से, तो देखो, जिम्बाब्वे में मैच हो रहा है हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। यहाँ पर एवरेज स्कोर 140 है, इतना ज़्यादा नहीं है। फिर गुड फॉर पेस, लेकिन पिच बैलेंस्ड है। इसका मतलब यहाँ पर बैट्समैन और बॉलर्स दोनों ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। 140 का एवरेज है, मतलब इतने ज़्यादा रन बनते नहीं है T20 के हिसाब से। गुड फॉर पेस लिखा है, लेकिन
यहाँ पर ना जिम्बाब्वे में जो ड्राई वेदर है और पिच जब ड्राई होती है तब कौन चलते हैं? स्पिनर्स। ठीक है, तो हम स्पिनर्स भी ऐड करेंगे और गुड फॉर पेस इसलिए लिखा है क्योंकि डेथ ओवर्स में ना पेसर्स को अच्छे विकेट्स निकलते हैं, तो जो डेथ बॉलिंग करने वाला रहेगा वो हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। सबसे पहले ऑलराउंडर सेक्शन से शुरू करता हूं क्योंकि ये सबसे बेस्ट, सबसे बेटर और सबसे रिलायबल सेक्शन रहता है आपके फैंटेसी टीम में प्लेयर्स ऐड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलराउंडर्स ही वो प्लेयर्स हैं जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे पॉइंट्स देंगे। लेकिन कोई भी ऑलराउंडर ऐड नहीं करना है, आपको वो ऑलराउंडर ऐड करना है जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हो। टॉप ऑर्डर थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, मिडिल ऑर्डर 1 से लेकर 5 के बीच में अगर वो बैटिंग कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर तक अगर उसकी बैटिंग आती है और उसी के साथ साथ वो 2 से ज्यादा ओवर्स डालता है, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर आपके लिए होगा। एक तो सबसे पहले सी बॉश साउथ अफ्रीका के, माइकल ब्रेसवेल, भाई साहब इनकी ओवर्स कटती नहीं है और ये बैटिंग करने भी चौथे से लेकर 6वीं पोजीशन के बीच में आते हैं, तो डेफिनेटली इनको बैटिंग तो मिल ही जाएगी अगर साउथ अफ्रीका मल्टीपल उनके शुरुआत के विकेट्स गिरा देता है तो। ग्लेन फिलिप्स जैसे प्लेयर्स को ना आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर मैंने देखा है बहुत ऊपर नीचे होता रहता है और उसी के साथ साथ इनकी ओवर्स बहुत कटती भी हैं, कभी कभी बॉलिंग मिलती है तो कभी कभी बिल्कुल नहीं मिलती। फिर जिमी नीशम को मैं ऐड कर सकता हूँ, मिचेल सैंटनर को ऐड कर सकता हूँ, सैंटनर की भी ओवर्स कटती नहीं है और बैटिंग के मामले में थोड़ा लेट आते हैं बट स्टिल बॉलिंग बहुत तगड़ी है इनकी, तो फिर उस हिसाब से मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। ये तो चलो मैंने कुछ ज्यादा ही ऑलराउंडर्स ऐड कर लिए थे, आप चाहो तो इसमें बॉलर्स भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो और ऑलराउंडर्स एक आध दो कम पिक कर लोगे तो भी चल जाएगा, बट वो तो डिपेंड करता है पिच पर। आपको अगर लगता है दोनों टीम्स के अच्छे खासे विकेट्स गिरने वाले तो फिर भाई बॉलर्स पर इन्वेस्ट करना, बॉलर्स को पिक करना ये सही ऑप्शन हो सकता है। अब कौन से बॉलर्स आप ऐड करोगे? मान के चलते हैं न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगी और पहली बॉलिंग होगी साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो फिर हमको साउथ अफ्रीका के कुछ अच्छे बॉलर्स की जरूरत है। अब उसमें स्पिनर्स भी होंगे, उसमें पेसर्स भी होंगे, तो सबसे पहले तो हमको एल निगडी को ऐड करना है, ठीक है, उन्हीं के साथ साथ हम ऐड कर सकते हैं एन पीटर को, तो ये एक पेसर और स्पिनर हमारा ऐड हो जाता है। लेकिन एन पीटर के बारे में आपको बताऊं ना तो ये थोड़े रिस्की प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि पिछली मैच में इनका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं था, 3 ओवर्स डाले थे, कोई विकेट नहीं उठा पाए और इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा हो गई थी। तो आप डिसाइड कर सकते हो इस टाइप के बॉलर को आपको ऐड करना है या नहीं, बट मैं तो कहूंगा एल निगडी और एन पीटर को अगर हम ड्रॉप भी कर लेते हैं तो भी चल जाएगा, इनकी जगह हम नांद्रे बर्गर को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि नांद्रे बर्गर और एल निगडी ये दोनों के दोनों डेथ बॉलर्स हैं और डेथ ओवर्स में अच्छे खासे विकेट्स निकल जाते हैं, तो फिर उस हिसाब से मुझे लगता है इन दोनों बॉलर्स को ऐड करना ज्यादा बेटर रहेगा। और इसी लॉजिक के साथ अगर मैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स ऐड करूँ ना तो वहां पर भी मैट हेनरी को मैं पिक करूं और उन्हीं के साथ साथ एडम मिलने को, ये दोनों भी न्यूजीलैंड के डेथ बॉलर्स हैं। तो यहाँ पर आपने शायद मेरा पैटर्न गेस कर लिया रहेगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ डेथ ओवर्स के पेसर्स को ऐड किया। क्यों भाई? स्पिनर्स यहाँ पर अच्छा खेल जाते हैं, ड्राई पिच है, स्पिनर्स नहीं ऐड करोगे? नहीं, मैं बॉलर सेक्शन में नहीं ऐड करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ऑलराउंडर सेक्शन में अच्छे स्पिनर के ऑप्शंस हैं, एक न्यूजीलैंड से माइकल ब्रेसवेल और ऑजी लिंडे साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो ये 2 स्पिनर्स अगर मैं ऐड कर लूं जिनको 2 से लेकर 4 ओवर्स फिक्स मिल ही जाती हैं तो काफी है ना भाई। टॉप परफॉर्मिंग स्पिनर्स को ऐड कर लिया जो बैटिंग नहीं करते हैं, डेथ बॉलर्स को ऐड कर लिया ताकि जितने भी विकेट्स गिरे उन सब के फैंटेसी पॉइंट्स मुझे मिले। तो विकेट्स के मामले में अपनी टीम सॉर्टेड है, लेकिन बैटिंग के मामले में क्या? तो वो भी काफी सिंपल है, जो फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी टीम उनके टॉप ऑर्डर में से हम कुछ बैट्समैन ऐड कर सकते हैं। अब साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग कर रही है पहले तो मैं यहाँ पर जो इनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन है आर वेंडर डूसन और रीजा हेंड्रिक्स, ऐसे प्लेयर्स को ऐड कर सकता हूँ। साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करेगी, मान के चलो अगर साउथ अफ्रीका कंप्लीटली फ्लॉप हो जाती है, मतलब उनका जो टॉप ऑर्डर है वो फ्लॉप हो जाता है, अब उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के जो भी बैटर्स है, जो भी प्लेयर्स आएंगे, आपको उन्हें ऐड करना रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रेडिक्ट करनी पड़ती है, यही गेम है भाई। इन जनरल अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो ऑब्वियस चॉइस ये दोनों प्लेयर्स बनते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी प्रिडिक्शन करते हो, आपको अगर लगता है ऐसा होगा, ऐसी कोई सिचुएशन होगी जहां पर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो सकता है, तो इन दोनों प्लेयर्स को ड्रॉप करना ही आपके लिए सबसे बेटर चॉइस रहेगी। इनकी जगह डेवाल्ड ब्रूइस को आप ऐड कर सकते हो। समझ रहे हो, मैंने लोअर ऑर्डर के बैटर्स को ऐड किया क्योंकि मुझे लगता है टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है, आपकी प्रिडिक्शन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर सही होगी तो आपको समझ में आएगा, गलत होगी तो आप सीखोगे, बस टेंशन नहीं लेना है। विकेट कीपर सेक्शन भी काफी सॉर्टेड है, यहाँ पर ज्यादा सोचना नहीं है आपको, बस दोनों टीम्स के विकेट कीपर्स उठाओ और उन दोनों विकेट कीपर्स में से सबसे ऊपर किसका बैटिंग ऑर्डर आता है आपको कंपेयर करना है, और जिसका भी सबसे ऊपर आता है और जिसकी टीम सबसे पहले बैटिंग कर रही है
उस विकेट कीपर को ऐड करो एंड सॉर्टेड। ये रहेगा आपका प्रोसेस विकेट कीपर के लिए। बैट्समैन के लिए मैंने आपको बता दिया। आपको अगर लगता है उस टीम का बैटिंग ऑर्डर, टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो सकता है, तो टॉप ऑर्डर को अवॉइड करो, उनके मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर के बैट्समैन को ऐड करो। आपको लगता है कि नहीं भाई टॉप ऑर्डर टिक कर खेल सकता है, वो रिलायबल है, उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो फिर जो टीम सबसे पहले बैटिंग कर रही है उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आप ऐड करो, ठीक है। और जितने कम हो सकते हो उतने कम बैटर्स ऐड करो, क्योंकि वही आपके लिए बेटर रहेगा। ऑलराउंडर सेक्शन मैंने आपको बता दिया था कैसे ऑलराउंडर्स आपको ऐड करने हैं, कितने ओवर्स उनके पास होने चाहिए, क्या नंबर पर वो बैटिंग करते हैं, ये सब कुछ कंसिडर करने के बाद, उनके स्टार्ट्स कंसिडर करने के बाद, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऐड करने के बाद आपके ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर्स भी डन हो जाएंगे। फिर फाइनली बॉलर सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि किस टाइप के प्लेयर्स आपको ऐड करने हैं। मैंने जो कॉम्बिनेशन यूज किया कि पेसर्स को मैंने सिर्फ ऐड किया है और जो स्पिनर्स है वो मैं ऑलराउंडर सेक्शन से ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने टेक्निकली बैलेंस क्रिएट किया है अपनी फैंटेसी टीम में। हमने जैसे नांद्रे बर्गर को ऐड किया था एन पीटर की जगह, ठीक है। क्यों किया हमने? क्योंकि अगर मैं नांद्रे बर्गर को ड्रॉप कर देता हूं तो टेक्निकली मेरा एक डेथ बॉलर कम हो जाता है, और डेथ बॉलर्स विकेट उठा दे भाई, मुझे वो रिस्क नहीं उठाना। इसलिए मैं एन पीटर पर रिस्क उठाकर चल रहा हूँ, नांद्रे बर्गर को ऐड कर रहा हूँ। अगर मेरा ये डिसीजन सही हो जाता है तो बाकी तो रिजल्ट्स अपन को पता चल ही जाएंगे। और फाइनली दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन, ये आपके फैंटेसी टीम की ना जान है। इसके ऊपर आपकी टीम बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। और मैंने तो देखो ज़्यादा प्लेयर्स ऐड नहीं किए, मैंने सिर्फ आपको एक क्लियर आइडिया दिया किस टाइप के प्लेयर्स को आपको ऐड करना है। ये प्रिडिक्शन वाला वीडियो नहीं है, मैं साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की टीम नहीं बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस हिसाब से अगर मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बेस्ट चॉइस बताऊं तो ऑलराउंडर सेक्शन से उठाओ भाई, क्योंकि T20 में ना यही चलते हैं। आप अगर बॉलर सेक्शन में कोई कैप्टन बनाने जाओगे आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी दिन वो बॉलर फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए सेफ साइड पर रहने के लिए मैं कैप्टन हमेशा एक ऐसे ऑलराउंडर को बनाता हूं जिसका बैटिंग ऑर्डर, ठीक है, 1 से लेकर 4 के अंदर है, मतलब अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, इसलिए उसका नंबर वहां पर है, ठीक है। उसका बैटिंग ऑर्डर जल्दी हिलता नहीं है, ऊपर नीचे नहीं होता, उसकी ओवर्स नहीं कटती, और उसका फॉर्म सबसे परफेक्ट चल रहा है पूरे ऑलराउंडर सेक्शन में। इस टीम के लिए मुझे लगता है ना सी बॉश जो है ये कैप्टनसी डिजर्व करते हैं। क्यों? 4 ओवर्स इनकी फिक्स्ड थी, ठीक है। पिछली मैच में उन्होंने कंप्लीट 4 ओवर्स डाले, इकोनॉमी काफी अच्छी थी, भले विकेट नहीं उठाया, ठीक है। अगली मैच में विकेट्स आ जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ साथ इन्होंने 20-25 रन भी बना लिए थे, उससे ज्यादा रन मुझे अगली मैच में मिल जाएंगे। तो वही होप के साथ मैं सी बॉश को कैप्टन बना सकता हूँ। और वाइस कैप्टनसी के लिए मेरे पास कुछ अच्छे चॉइसेस है बॉलर सेक्शन में, लेकिन फिर वो रिस्की हो जाता है। आप अगर वो रिस्क उठाना चाहते हो तो गो हेड, लेकिन अगर आपको थोड़ा सेफ चलना है तो फिर से आपको ऑलराउंडर सेक्शन में ही किसी को वाइस कैप्टन बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन एक ही टीम का बना सकते हो, लेकिन फिर वो रिस्की हो जाता है। इसलिए कैप्टन मैं साउथ अफ्रीका का बनाकर वाइस कैप्टन शायद न्यूजीलैंड का कोई ऑलराउंडर बनाऊंगा जो मेरा वो क्राइटेरिया मीट करता है। जिमी नीशम को या फिर माइकल ब्रेसवेल को, ये दोनों एकदम परफेक्ट कैंडिडेट, परफेक्ट चॉइस हैं वाइस कैप्टनसी के लिए, क्योंकि इनके पास भी ओवर्स फिक्स रहती हैं और बैटिंग में भी इनका कोई जवाब दे। तो इस तरीके से आप अपनी परफेक्ट बैलेंस टीम बना सकते हो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, बस कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चीज़ें हैं आपको प्रिडिक्ट करनी पड़ती हैं कि भाई ये टीम के साथ ये हो सकता है। और वो समझने के लिए, वो प्रिडिक्शन लगाने के लिए ना आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका एक्सपीरियंस। आप जब मैचेस देखते हो आपको सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाती हैं। और पहले पता चलने से याद आया, जो भी स्टैट्स होते हैं, ठीक है, वेन्यू के स्टैट्स, पिच के स्टैट्स, वहाँ पर पिच कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है वेबसाइट्स पर ना इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं रहती, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब लाइव तुरंत अगर आपको अपडेट्स चाहिए ना, तो कमेंट्री जब हो रही होती है ना, तब आप ज्वाइन करो। टॉस के तुरंत बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि तभी वो डिस्कस करते हैं कि किस टाइप की पिच है। कैप्टन भी डिसाइड कर लेता है कि मुझे बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, क्योंकि वो खुद का एडवांटेज देखेंगे, ठीक है। अगर कैप्टन ने बॉलिंग सिलेक्ट की है तो उसे पता है शुरुआत में पिच थोड़ी ड्राई रहेगी, बाद में धीरे धीरे शायद वो एकदम बोलते हैं ना बैटिंग के लिए परफेक्ट हो जाएगी, थोड़ी फ्लैट हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी, बाउंस अच्छा आएगा, तो फिर तब उस टीम के बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ आपको जानने को मिलती है। सोचो इससे कितनी मदद हो सकती है आपको और आपके फैंटेसी टीम को। बाकी जो टिप्स मैंने शेयर किए थे, अगर आपको इससे मदद हुई हो तो दोस्तों एक लाइक करते हो जाना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और भी आने हैं। और अगर आपकी कुछ रिक्वेस्ट हो, अगर आप कुछ देखना चाहते हो, समझना चाहते हो और आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं, जो कि ये वीडियो भी रिक्वेस्ट पर ही बना था, तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन डाल सकते हो। अब उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।